अस्सलाम वालेकुम। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें। फ़ातिमा मालकिन के बेटे के सामने हाथ जोड़ी थी, मगर मालकिन के बेटे के ऊपर ना जाने कौन-सा भूत सवार हो गया था कि वो फ़ातिमा की कोई बात ही नहीं सुन रहा था। वो फ़ातिमा को अपने साथ खींचते हुए स्टोर रूम की तरफ ले जा रहा था। फ़ातिमा उससे अपना आप छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर उस मज़बूत और चौड़े मर्द के आगे फ़ातिमा की एक ना चली थी। वो फ़ातिमा को कहने लगा कि चुपचाप मेरे साथ चलती रहो, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। अगर तुम मेरे साथ ना गई तो मैं शोर मचा दूँगा और तुम्हें जान से मार दूँगा। उसने बराह रास्त फ़ातिमा की आँखों में देखकर धमकी दी। उसकी धमकी सुनते ही फ़ातिमा काम कर रह गई। एक पल के लिए तो उसे शुबा हुआ था कि आसिम बिल्कुल ठीक-ठाक है। वो यकटक आसिम को देखे जा रही थी, जो कहीं से ज़हनी मरीज़ नहीं लग रहा था। फ़ातिमा को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला, तभी आसिम बच्चों की तरह चौपड़ी मारकर बैठ गया और मुँह फुला लिया। वो फ़ातिमा से कहने लगा, तुम गंदी हो, बहुत गंदी हो। मैं मॉम को बताऊंगा कि तुम मेरे साथ नहीं खेलती हो और ना ही मेरी बात सुनती हो। फिर मेरी मॉम तुम्हें मारेंगी और तुम्हें घर से भी निकाल देंगी। बहुत मज़ा आएगा। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद अब वो तालियां बजाने लगा था। फ़ातिमा उसे देखकर नफ़े में सर हिलाया था। उसका कुछ नहीं हो सकता था। फ़ातिमा उसके साथ नीचे बैठ गई और उससे प्यार से पुचकारे हुए कहने लगी कि प्लीज़ आप मालकिन को कुछ नहीं बताइए, मैं आपके साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। आप आए, हम दोनों मिलकर खेलते हैं। आसिम थोड़े बहुत नखरे दिखाने के बाद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और फ़ातिमा का हाथ पकड़कर फिर से स्टोर रूम की तरफ जाने लगा था। फ़ातिमा ने उसे फिर से स्टोर रूम की तरफ जाते हुए देखा तो कहने लगी कि वहाँ नहीं जाते ना, वहाँ बहुत गंद है, मिट्टी और धूल और चूहे भी हैं। आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे और चूहे हमें खा जाएंगे। हम आपके कमरे में चलकर खेलते हैं ना, या फिर लॉन में चलते हैं। फ़ातिमा के दिल उसके साथ अकेले स्टोर रूम में जाने के हक़ में नहीं था। वो ज़हनी माजूर था, मगर था तो एक मर्द ही ना, और मर्द ज़ात का क्या भरोसा, कहाँ कब क्या कर दे। इसीलिए फ़ातिमा उसके साथ स्टोर रूम में नहीं जाना चाहती थी। हम आपके कमरे में जाते हैं, आपको पता है ना, टीवी पर आपके पसंदीदा कार्टून लगते हैं, हम मिलकर वो देखेंगे और वहीं खेलेंगे। स्टोर रूम में तो कुछ खेलने की चीज़ ही नहीं है, तो फिर किसके साथ खेलेंगे हम? फ़ातिमा ने एक और कोशिश करते हुए उसे रोकना चाहा था। जवाबन आसिम ने उसे एक ज़ोरदार चीख मारकर कहा कि मुझे वहीं जाना है। कुछ ही देर बाद मालकिन का छोटा बेटा और बंगले के बाकी मुलाजिम आ पहुँचे थे। क्या हुआ लड़की? आसिम ने इतनी ज़ोरदार चीख क्यों मारी है? वो ठीक तो है ना? फ़ातिमा से पूछते हुए वो कहने लगे थे, जो आंखों से मोटे मोटे आंसू निकाल कर रो रहा था। इससे पहले फ़ातिमा कुछ कहती, आसिम मालकिन का हाथ पकड़कर रोने लगा था। मॉम, मैंने इसे कहा कि हमने फूल देखने और मैंने बैल्कनी में जाकर खेलना है, लेकिन ये मुझे नहीं लेकर जाती, मुझे इसके साथ नहीं खेलना। वो बच्चों की तरह मालकिन के सामने लगा उनसे शिकायतें कर रहा था, जबकि फ़ातिमा हैरत से उसे मुंह खोलते झूठ बोलते हुए देख रही थी। कितनी सफाई से झूठ बोल रहा था वो शख्स। क्या मसला है तुम्हारे साथ लड़की? तुम क्यों मेरे बेटे की बात नहीं मानती? तुम जानती हो ना, मैंने तुम्हें सिर्फ उसी के लिए रखा है, तो फिर मुझे तुमसे उसकी तरफ से शिकायत क्यों मिल रही है? तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने के पैसे नहीं मिलते, लेकर जाओ इसे जहां ये बोलता है। कैसे इस झूठे शख्स की वजह से मालकिन ने उसकी बेइज्जती की थी। फ़ातिमा बस यही सोच सोच कर रोने लगी थी, और ये जाने बगैर कि उसका अपना बेटा झूठा था। लेकिन कोई कैसे यकीन कर सकता था कि आसिम झूठ बोल रहा था? मेरे दिल में ये बार बार ख्याल आ रहा था कि वाकई आसिम ज़हनी माजूर है, या फिर मुझे उसको लेकर जो शक है वो सच है। अभी वो सोचों में ही गुम थी कि आसिम ने उसके कान के पास आकर एक ज़ोर से आवाज़ दी। फ़ातिमा एकदम डर कर अपनी जगह से उछली थी। उसको डरा हुआ देखकर आसमा कहका लगाकर हंसने लगा। फ़ातिमा का दिल चाहता कि इस बदतमीज़ लड़के का मुंह नोच लो, लेकिन वो चुप कर गई थी। आसिम कहने लगा, चलो ना चूहे देखने चलते हैं, मुझे ना चूहे देखने का बहुत शौक़ है, साथ चलते हैं दोनों। इतना कह के उसे स्टोर रूम की जानिब लेकर बढ़ने लगा। पूरा स्टोर रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। आसिम ने लाइट्स ऑन की थी
तो यूं ही फातिमा का हाथ मजबूती से पकड़ा एक सोफ़े पे ले जाकर बिठा दिया था। यूं तो सारा स्टोर रूम सामान से भरा हुआ था, लेकिन उस सोफ़े की हालत कदरे बेहतर दिखाई दे रही थी। यूं दिखाई दे रहा था जैसे उसे किसी ने साफ़ किया हो, मगर किसने? स्टोर रूम की तरफ तो महीना महीना कोई मुँह भी नहीं करता था, फिर आखिर किसने? फातिमा के ज़हन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, मगर यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो उसके सवालों का जवाब दे सकता। आसिम सोफे पर बैठने के बाद सामने खड़ा उसे देख रहा था। उसकी नज़रों में कुछ तो ऐसा था जिसने फातिमा को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। वो डर, यहाँ से हिलना भी मत, वरना चूहा पकड़कर तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा। पहले संजीदगी से कहने लगा, फिर से वो बच्चों की तरह हंसने लगा था। फातिमा उसे कहते कहते रुक गई थी। वो चीज़ों को उलट पलट देखते देखते दरवाजे से बाहर निकल गया था। फातिमा सर पकड़कर रह गई थी। अब वो उस शख्स की इंतज़ार थी, ना जाने उसे छोड़कर अब वो कहाँ चला गया था। फातिमा को आसिम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका जी चाह रहा था उसे जहर देकर मार दिया जाए, मगर फिर उसने सोचा कि अगर आसिम को मार दिया जाए तो वो कहाँ जाएगी। ज़ाहिरी है वो आसिम के लिए तो यहाँ है। अगर आसिम नहीं होगा तो उसके घर वाले उसे क्यों रखेंगे? वो तो अपनी अच्छी भली नौकरी से हाथ धो बैठेगी। उफ, ये पागल इंसान। फातिमा उकताए हुए लहजे से उठी और सोफ़े से उठकर बाहर जाने लगी कि दोबारा उसने देखा कि आसिम दोबारा से स्टोर रूम में दाखिल हुआ था। लेकिन परेशानी की बात यह नहीं थी। परेशानी की बात यह थी कि उसके साथ 4 मज़ीद मर्द थे। आसिम उनके साथ लेकर फातिमा की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही लम्हे फातिमा के औजार ख़त्म हो गए थे जब उन मर्दों ने फातिमा के पास आते ही। फातिमा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसने जब से होश संभाला था अपनी दादी को हमेशा हवेली की खिदमत करते हुए पाया था। उसकी दादी दिन रात मेहनत करके हवेली को संभालती थी। उसे तो दादी से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता था। सुबह जब वो जागती तो अकेली बिस्तर पर होती थी और रात को इंतज़ार करते करते सो जाया करती थी। फातिमा और उसकी दादी हवेली के एक छोटे से कमरे में रहती थी। फातिमा के माँ बाप शायद बचपन में ही चल गुजरे थे, इसलिए फातिमा को अपने माँ बाप बिल्कुल भी याद नहीं थे। कई मर्तबा उसने अपनी दादी से इस बारे में पूछा था, लेकिन उसकी दादी ने उसके कुछ नहीं बताया कभी भी। जब भी वो अपने माँ बाप के बारे में पूछती तो उसकी दादी हमेशा बात को टाल देती थी। हवेली की मालकिन फ़ाखरा बेगम बहुत सख्त थी और बदलिहाज खातून थी। सलीके का उसमें ज़रा भी नामो निशान नहीं था। न जाने इतनी दौलतमंद कैसे हो गई थी। फातिमा कुछ बड़ी हुई तो उसकी दादी ने उसे स्कूल डालना चाहा था। फ़ाखरा बेगम को ये बात पता चली तो उसने बहुत हंगामा किया था। वो कहने लगी, तुम दादी पोतरी को मुफ्त में घर में नहीं रखा हुआ, ये काफ़ी नहीं है कि अब तुम नया खर्चा खोल दो? इसे घर के कामों में लगाओ। पढ़ लिख कर इसने कौन से तीर मार देना, रहेगी तो इस घर की मुलाजमा ही ना। फातिमा बेगम का लहजा हकारत का था, जिसे सुनकर फातिमा की दादी ने कहा कि दौलत आनी जानी शय है, इस पर इतना घमंड ना करो। ये तुम अच्छे से जानती हो कि ये आनी जानी शय है, आज तुम्हारी है कल हमारी होगी। तो इस बात पर फ़ाखरा बेगम ने फातिमा की दादी को बहुत सुनाई और उसे हवेली से निकल जाने की धमकी भी दे दी, जिस पर उसकी दादी सहम गई और चुप हो गई। उसके बाद फिर भी कभी भी पढ़ाई का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि वो जानती थी अगर उन्होंने ऐसा किया तो फ़ाखरा बेगम उन्हें घर से निकाल देंगी और इस घर से वो किसी भी सूरत में नहीं निकलना चाहती थी। और इसके अलावा उन दादी पोतरी के पास कोई भी सर छुपाने की जगह नहीं थी। फातिमा ये सब देख देख कर समझदार हो गई थी, इसलिए उसने कभी भी किसी चीज़ के लिए अपनी दादी को तंग नहीं किया था। फातिमा जब 8 साल की हुई तो न जाने एक दिन फ़ाखरा बेगम को क्या सूझी तो उसने जाकर उसका दाखिला एक प्राइवेट स्कूल में करवा दिया और कपड़े, किताबें और जूते भी ले आई थी। फातिमा अब रोज़ स्कूल जाने लगी थी। दादी फ़ाखरा बेगम की बहुत शुक्रगुजार थी। दूसरी तरफ फ़ाखरा बेगम अपनी सोसाइटी में सबसे वाह समेट रही थी कि उन्होंने एक लावारिस बच्ची को
स्कूल पढ़ाने का ज़िम्मा लिया था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था असल में इस नेक काम के पीछे असल मकसद क्या था। वक्त गुजर गया। फातिमा 17 साल की थी और एफएससी कर चुकी थी। वो पढ़ाई में बहुत ज़हीन थी, इसलिए शुरू में 2-2 जमातें उसने एक साथ पास कर ली थी। अब उसने हवेली के कामों में अपनी दादी का हाथ बटाना शुरू कर दिया था, या यूँ कह लें उन्होंने आधी से ज़्यादा जिम्मेदारी फातिमा ने अपने सिरे कर ली थी। दादी अब ज़्यादातर कमरे में ही रहने लगी थी। उम्र का तकाजा था, उनकी बूढ़ी हड्डियाँ अब जवाब दे गई थी। ऊपर से बुढ़ापे की बीमारियां एक साथ हमला करने लगी। मुलाजिम इलाज और देखभाल ना होने की वजह से दादी बिस्तर पर लग कर बैठ गई। ऐसे में फातिमा ही थी जिसने हवेली के सारे काम संभाल लिए थे। लेकिन फ़ाखरा बेगम को फातिमा से पता नहीं कौन सा वैर था कि वो हर दम उसके कामों में नुक्स से निकालती रहती थी और जब भी दिल करता था फातिमा को सुना देती थी। फातिमा बेगम और रशीद अहमद के 2 बेटे थे, आसिम, एजाज और इरसा। इरसा और फातिमा हम उम्र थी। एजाज उन दोनों से 7 साल बड़ा और आसिम 12 साल बड़ा था। इरसा और एजाज अपनी मम्मी के साथ रहते थे, लेकिन आसिम पढ़ाई के सिलसिले में कहीं बाहर रहता था। वो सिर्फ 12 साल का था जब फ़ाखरा बेगम ने अब गैर मुल्क में अपने जानने वाले के यहाँ पहुँचा दिया ताकि वो वहाँ रहकर अच्छी तालीम हासिल कर सके। अब वो पूरे 22 साल बाद अपने घर वापस आ रहा था। फातिमा की दादी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। फातिमा बहुत परेशान थी। उसकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद फ़ाखरा ने इजाज़त दे दी कि वो हॉस्पिटल जा सकती है, मगर वो अभी रास्ते में ही थी कि फातिमा की दादी की रूह परवास कर गई थी। फातिमा के लिए ये लम्हा क़यामत से कम नहीं था। उसकी ज़िंदगी का वाहिद ये रिश्ता भी उससे छोड़कर जा चुका था। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। हवेली की तरफ से ही फातिमा की दादी के जनाजे की तैयारी की गई। फातिमा की दादी के जनाजे में बहुत सारे लोग आए थे, जिसे देखकर फातिमा की आंखें भर गई थी। फातिमा 3 दिन के लिए कमरे में बंद रही थी। दादी की मौत का सदमा इतना बड़ा था, उसे सब्र ही नहीं आ रहा था। वो दिन रात रोती रहती थी। इसीलिए कुछ दिन बाद फातिमा उसके कमरे में आई। उन्होंने उसके साथ हमदर्दी की और फिर कहने लगी, तुम्हारी दादी मर चुकी हैं, इस बात को तुम्हें जल्द से जल्द मान लेना चाहिए। शौक के लिए 3 दिन काफ़ी हैं। अब तुम्हें अपने काम संभालने चाहिए। अगर तुम्हारा इरादा नहीं है तो भी साफ साफ बता दो ताकि मैं फिर कोई नया मुलाजिम रख दूँ, मगर उस सूरत में तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उन्होंने बेहिसी की इंतहा कर दी थी। उन्होंने इतनी बड़ी बात कहते हुए ये तक ना सोचा कि वो अकेली फ़ाखरा ने बेहिसी की इंतहा कर दी थी। उसने इतनी बड़ी बात कहकर ये भी नहीं सोचा था कि अकेली लड़की, मजबूर लड़की आखिर कहाँ जाएगी। ये एक बेसहारा है, वो इस घर से निकलकर कहाँ जाएगी। उन्हें तो बस अपने कामों की पड़ी थी। मजबूरन फातिमा को दादी की मौत का गम सीने में छुपाना पड़ा और वो फिर से हवेली के काम संभालने लगी। अब तो सारी जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर लगी थी। सुबह फजर उठती, हवेली के काम करते हुए गुजर जाते और रात को ईशा के बाद जब वो घर आती तो उसका जिस्म का एक एक अंग दुखता हुआ महसूस होता था। वो इतनी थक जाती कि उससे हिलकर पानी भी नहीं पिया जाता था। कई मर्तबा उसका दिल करता था कि ये सब कुछ छोड़कर वो भाग जाए, लेकिन सवाल यहीं पर आके रुक जाता था कि वो जाए तो कहाँ जाए। वो भले ही हवेली से बाहर कभी नहीं गई, मगर जानती थी कि हवेली के बाहर की दुनिया इससे भी बेरहम है। वहाँ तो अकेली औरत की ज़िंदगी ही अजीरन है। और फातिमा तो अभी लड़की थी, ना समझती। बाहर कहीं भेड़िए फातिमा जैसी भोली और सादा लड़कियों का ताक में बैठे होते हैं, जिन्हें वो अपना निशाना बना सकें। फातिमा दिल महसूस करना चाहती थी। कभी कभी उससे अपने माँ बाप की शिद्दत से याद आती थी। आज अगर उसके माँ बाप उसके साथ होते तो वो आज इस हाल में नहीं होती थी। उस रात वो शदीद बुखार में भनक रही थी। बहुत कोशिशों के बाद भी उससे उठा नहीं गया था। उससे पूरा वजूद बुखार की शिद्दत से टूट रहा था। वो नींद में थी कि फ़ाखरा बेगम उसको पुकारती उसके कमरे में आई।
उसके यूं सोए पड़े देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। तभी उसने दूसरी मुलाजमा से पानी की बाल्टी मंगवाकर ठंडे ठार पानी की बाल्टी उसके ऊपर फेंक दी। फातिमा हड़बड़ाए उठी थी। उठ जाओ महारानी, वक्त देखे, दोपहर आ गई और तुम अभी तक सो रही हो। नाश्ता तो हमने कर लिया है, मगर आज शाम में मेरा बेटा आसिम बाहर से आ रहा है। उसके इस्तकबाल में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने लिस्ट बनाकर रख दी है। शाम 5 बजे से पहले वो सारे मुलाजमत के साथ सब काम तैयार हो जाने चाहिए। सबसे पहले हवेली को शीशे की तरह चमका देना। और हाँ, तुम गलती से भी उसके सामने नहीं आओगी। अगर तुम उसके सामने आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फ़ाखरा बेगम ने फातिमा को झंझोड़ते हुए कहा, जबकि फातिमा पुरनूर नज़रों से उसे देखने लगी। जबकि वो सोचने लगी कि उसके बेटे का क्या ताल्लुक जो उसको वो रोक रही थी कि वो इसके सामने ना आए। अब वो लाचार होकर फ्रेश हुई थी और उसका रुख सबसे पहले हवेली की तरफ था। अब उसकी मदद तो कर दी थी एक मुलाजमा ने, उसके साथ काम आधा हवेली का करवा दिया था, लेकिन खाना पकाने की सभी तैयारियां फातिमा ने अकेली करनी थी। उसका किचन में जाते ही फ़ाखरा बेगम ने सब मुलाजमों को किचन से निकाल दिया था। फातिमा काम के दौरान बार बार चेहरे को पानी से धो रही थी, क्योंकि उसकी आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि सुबह से उसने 3 गोलियां भी खा ली थी बुखार टूटने की, लेकिन बुखार की शिद्दत कम ना हो रही थी। जैसे तैसे करके उसने खाना बनाया और ठीक 5:45 पर वह अपने कमरे में आकर बैठ गई थी और जल्दी नींद की वादियों में खो गई थी। उसने दिल ही दिल में आसिम का शुक्रिया अदा किया था, जिसकी वजह से उसकी जान आज जल्दी छूट गई थी, वरना वो तो रात 12 बजे तक घर वालों के लिए खाना बनाती रहती थी। हवेली वाले भी 4 लोग थे, लेकिन उन 4 लोगों की 40-40 फरमाइशें थी और रही गई कसर उसके दोस्त आकर पूरी कर देते थे, जो वक्त टपक जाते थे। फातिमा की आंख हवेली पर शोर शराबा होने पर खुली थी। उसने घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 9 बजा रही थी। उसका बुखार उतरा तो नहीं था, मगर आराम की वजह से उसकी शिद्दत में काफ़ी कमी आ गई थी। फातिमा फ्रेश होकर बाहर आई, जहां फ़ाखरा बेगम रो रही थी। सकीना से पूछने पर पता चला कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वह अस्पताल में दाखिल है। फातिमा को उसके लिए दिली अफसोस हो रहा था। 22 साल बाद घर लौटने वाला आसिम न जाने कौन से हादसे का शिकार हो गया। 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आसिम को घर लाया गया था, जहां घर आते ही वो भड़क उठा था और तोड़फोड़ करने लगा। सब उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था और ऊंची आवाज़ में शोर किया जा रहा था। फातिमा जो किचन में थी, तभी वो अपने हाथ दुपट्टे के पल्लू से पूंछते हुए बाहर आई। 30 साला नौजवान शख्स, हट्टा कट्टा कद, सफ़ेद रंगत का चेहरा, पेशानी और सर पर सफ़ेद पट्टियों का बसेरा था। गहरी बुरी आंखें जो उस वक्त किसी भी आंसू से तासुर थी। एक लम्हे के लिए तो फातिमा उसकी शानदार शक्ल में खो ही गई थी, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद पर मलामत करते हुए नज़रें फेर ली थी। आसिम जो तोड़फोड़ करते हुए आ रहा था, अपनी जगह पे रुक गया। फातिमा को देखकर वो न जाने कितनी देर उसे देखे जा रहा था। वो सब कुछ फरामोश करके फातिमा की जाने बढ़ने लगा। सब उसे फातिमा के करीब जाने देखकर सब परेशान हो गए थे। तभी फातिमा के पास पहुंचकर आसिम ने फातिमा को एक थप्पड़ मारा था, जबकि हवेली वालों ने एक पुरसुकून सांस खारिज की थी। फातिमा को थप्पड़ मारकर आसिम हंसने लगा। फातिमा हैरत से उसे देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो खुद ही संजीदा होकर फातिमा के पास बैठ गया और आंखों में मोटे मोटे आंसू भर लाया। गुड़िया, तुम्हें लगी तो नहीं? फातिमा का चेहरा छूते आसिम ने बचकाना अंदाज में कहा था। तभी फातिमा की आंखें मज़ीद हैरत से फैल गईं। तभी बेगम साहिबा का इशारा करते हुए कुछ नौकर आसिम को उसके कमरे में ले गए। फ़ाखरा बेगम के कदमों में आकर बैठ गई। उसे तो अब यही लग रहा था कि उसे फ़ाखरा बेगम घर से निकाल देंगी, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद वो
आसिम के सामने आई थी। तो सकीना से पूछने पर पता चला कि 3 दिन पहले एक्सीडेंट में आसिम अपनी याददाश्त खो चुका है और ज़हनी माजूर होकर बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की मानद हो चुका है। फ़ातिमा को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ था। इतने हैंडसम मर्द की ज़िंदगी में ना जाने कौन सी आजमाइश आ गई थी। अगले दिन फ़ाखरा बेगम ने आसिम के लिए कुछ मुलाजिम रखने के लिए इंटरव्यू कर दिए थे और एक मर्द मुलाजिम को सेलेक्ट कर लिया था। तकरीबन 1 हफ्ते तक यही सिलसिला रहा था। हर रोज़ फ़ाखरा बेगम किसी मुलाजिम को रखती। शाम होने से पहले पहले आसिम उस मुलाजिम को मार पीट कर भागने पर मजबूर कर देता था। अब फ़ाखरा बेगम ने मुलाजिमों की शुरू कर दी। 2-3 मुलाजिमें आईं, लेकिन इसी तरह घंटे 2 घंटे कानों को हाथ लगाते हुए वापस चली गई थी। आसिम किसी को अपने पास टिकने ही नहीं देता था। 3 साल के मर्द को संभालना कहाँ आसान था, वो भी ऐसा मर्द जो किसी 6 साला बच्चे की तरह मानद था, मगरूर, अकड़ी और ज़िद्दी। सकीना और फ़ातिमा रोज़ ये ड्रामा और तमाशा देखती थी कि कैसे फ़ाखरा बेगम मुलाज़मों को दरवाज़े के आगे छोड़ जाती और आसिम दरवाज़े के पास आता, उन मुलाज़मों को लेकर और दरवाज़े से बाहर फेंक देता। एक दिन आसिम ने एक लड़की को कमरे से बाहर निकाल कर फेंका, तो ना जाने क्यों फ़ातिमा के दिल में क्या बात आई कि वो उस लड़की के पास पहुंच गई और बोली कि इतनी अच्छी नौकरी है तो तुम लोग क्यों नहीं इस नौकरी पर जॉब करना चाहती। तो उस पर वो लड़की कहने लगी, वो शख्स पागल है, बस दिखने में खूबसूरत दिखता है, ज़हनियत का इतना ही गंदा है। पहले बच्चों की तरह मेरे साथ कुछ न कुछ खेलता रहा, फिर उसने मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने इनकार किया तो मुझे बुरा भला करते हुए बाहर निकाल दिया था। उस लड़की की बात सुनकर फ़ातिमा सोच में पड़ गई थी कि क्या आसिम ने हर लड़की के साथ ऐसा करना चाहा था, लेकिन खुद ही फ़ातिमा अपने सवाल का जवाब देकर कहने लगी, यकीनन ऐसा ही होगा। अब फ़ातिमा के दिल में आसिम के लिए एक बुरा इमेज बन चुका था। एक दिन फ़ाखरा ने फ़ातिमा को आसिम के कमरे में खाना देने के लिए भेजा, तो न जाने आसिम ने ज़िद लगा ली कि उसे उसी के हाथ से खाना खाना है। फ़ातिमा को भी उसे खाना खिलाना पड़ा। फिर क्या था, आसिम की ज़बान पर तो एक ही रट्टा होता था कि उसे फ़ातिमा के हाथ से खाना खाना है, उससे फ़ातिमा के साथ खेलना है, मगर फ़ातिमा के साथ इतना वक्त कहाँ होता था कि वो उसके साथ खेलती। फ़ातिमा हर वक्त उससे छुपने की कोशिश में रहती थी, मगर वो भी कोई ढीठ इबले ढीठ था। जब फ़ातिमा उसे दिखाई नहीं देती थी तो वो शोर मचा कर सारा घर अपने सर पर उठा लेता था। रात को फ़ाखरा बेगम का पैगाम मिला कि वो उसे अपने कमरे में बुला रही थी। फ़ाखरा बेगम को उसके आराम की क्या पड़ी थी, मजबूरन फ़ातिमा को उसके कमरे में जाना पड़ा। तो फ़ातिमा से कहने लगी कि उन्होंने खाना बनाने के लिए नया शेफ़ हायर कर दिया है, उसके हाथ के खाने खा कर अब वो थक चुके हैं, इसीलिए उसकी ड्यूटी ख़त्म है। फ़ातिमा तो उसकी बात सुनकर ही सख्ते में चली गई थी। इन ड्राइन उसको वो नौकरी और इस हवेली से निकलने के लिए कह रही थी। तभी वो फ़ाखरा बेगम से कहने लगी, प्लीज़ मुझे घर से ना निकाले, मैं सफाई वाला काम कर लूँगी या फिर दिन रात आपकी खिदमत कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे इस घर से ना निकालें, मुझे इसके अलावा और कहीं घर नहीं मिलेगा। फ़ातिमा रोना शुरू हो गई। उसे रोता हुआ देखकर चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। यही तो वो चाहती थी, यही तो उसका मकसद था। वो अच्छी तरह जानती थी कि फ़ातिमा की मजबूरी से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। वो उस पर एहसान करते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हारे लायक अब सिर्फ़ एक ही काम बचता है, वो ये है कि तुम्हें आसिम का ख्याल रखना होगा। उसके सारे काम तुम करोगी, खाने पीने से लेकर सुलाने तक सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। अगर तुम्हें ये मंजूर है तभी तुम इस घर में रह सकती हो, वरना इस हवेली को छोड़कर जा सकती हो। तुम्हारे पास सोचने के लिए आज पूरी रात है। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो 8 बजे यहाँ पहुँच जाना, अगर ना हुआ तो 8 बजे के बाद मुझे इस हवेली में नज़र भी मत आना। फ़ातिमा रोते हुए वहाँ से उठ आई थी। अगले दिन वो 8 बजे आसिम के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसको नाश्ता करवाने के बाद वो कहीं सोफ़े पर बैठ गई थी, जबकि आसिम चुपचाप कार्टून देख रहा था। फ़ातिमा भी उसके साथ कार्टून देखने में मगन हो गई थी।
थोड़ी ही देर गुजरी थी जब फातिमा को अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई थी, जैसे बहुत गौर लगाकर उसे कोई देख रहा था। पहले तो फातिमा ने उसे अपना वहम समझा था, क्योंकि वो 18 साल से इस हवेली में रह रही थी। इस हवेली में उसके साथ कभी भी गैर मामूली वाक़या नहीं हुआ था, मगर जब उसे नज़रों का इत्तेकाज़ मुसलसल महसूस होता रहा तो उसने एलईडी से नज़रें हटाकर सामने आसिम की तरफ देखा था, जहां आसिम बेड पर बैठे कार्टून देखने के बजाय फातिमा को यकटक देखे जा रहा था। फातिमा ने उसे देखा तो वो एकदम से गड़बड़ा गया और अपनी नज़र एलईडी पर लगा दी। फातिमा को कुछ अजीब सा लगा था। आसिम जिन नज़रों से उसको देख रहा था, फातिमा को घबराहट होने लगी थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे आसिम बिल्कुल ठीक हो, बस जानबूझकर अपने पागल होने का नाटक कर रहा हो। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो ऐसा क्यों करेगा। खैर, अब फातिमा की मुकम्मल ड्यूटी आसिम के साथ लग चुकी थी। वो आसिम को खाने के बाद उसके कमरे पे ही सोफे पर बैठ जाया करती थी और उसके साथ कार्टून देखती रहती थी। आसिम उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करता था, सिवाय अपनी नज़रों के। उसकी नज़रें अक्सर फातिमा को खुद पर जमी हुई महसूस होती थी। पहले तो फातिमा घबरा जाती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे आदत होने लगी थी। दिल ही दिल में वो आसिम की बेहद मशकूर थी। जाने अनजाने में ही सही, उसने फातिमा की जान को मुशक्क़त वाले कामों से निकाल दिया था, वरना वो तो काम करते करते फातिमा की कमर अकड़ जाती थी। फातिमा और आसिम के दरमियान काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी, मगर अब पिछले दिनों के बाद फातिमा बहुत परेशान रहने लगी थी। आसिम हर वक्त उसे अपने साथ कहीं ना कहीं ले जाने की बात करता। जब फातिमा मना करती तो आसिम नाराज़ हो जाता और खूब बातें करता। फातिमा नहीं जानती थी कि वो उसे कहाँ और क्यों लेकर जाना चाहता था। उसके लाख पूछने पर भी आसिम उसे कुछ नहीं बताता था। पिछले कुछ दिनों में उसका गुस्सा अब बेहद बढ़ चुका था। वो जब भी किसी मुलाजिम या मुलाजिमा को देखता तो उन पर भड़क उठता था। जब फातिमा उसे समझाने की कोशिश करती तो वो फातिमा को भी झड़क देता और कहता, मुझे मुलाजिमों से सख्त नफरत है, ये लोग नमक हराम होते हैं और बहुत जल्द अपनी औकात भूल जाते हैं। फातिमा उसकी ये बात सुनकर तजस्सुस में पड़ गई थी। एक पागल इंसान से इतनी गहरी बात की तवक्को नहीं थी। फातिमा का दिल अब उसके लिए और भी मजबूत हो गया था कि वो नाटक कर रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसका जवाब फातिमा के पास नहीं था। उस रोज़ भी वो ज़िद कर उसे अपने साथ स्टोर रूम में ले आया था। आसिम उन मर्दों के साथ फातिमा की तरफ बढ़ने लगा था। फातिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। उसे आसिम से इस चीज़ की बिल्कुल तवक्को नहीं थी, यानी उसका शक ठीक था। आसिम कोई पागल नहीं था, बल्कि पागल होने का नाटक कर रहा था। वो चारों मर्द सोफे पर बैठ गए थे। आसिम चलता हुआ फातिमा के पास आया था, जिसकी आंखों में ढेरों सवाल थे। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, आसिम एक घुटके के बल उसके सामने बैठ गया और कहने लगा, फातिमा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपका गुनहगार भी हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है और अभी आप मेरी किसी भी बात को नहीं समझेंगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ बहुत जल्द आपको सब कुछ सच बता दूंगा। लेकिन आपको अब मेरी बात माननी होगी, वरना आपके साथ मज़ीद गलत हो जाएगा और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। फातिमा हैरत से अपने सामने आसिम को देखे जा रही थी। आसिम, आप तो पागल, मेरा मतलब वो हादसा। फातिमा के मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकल रहे थे। मैं आपको सच बता दूंगा, लेकिन अभी ये ज़रूरी है, प्लीज़ बैठ जाइए। आसिम उसके सामने खड़ा होकर उसे सामने कुर्सी पर बैठाने लगा। वो उससे निकाह करना चाहता था, लेकिन फातिमा ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो तो ये सोच कर खौफजदा हो रही थी, जब मालकिन को इस काम के बारे में इल्म हुआ तो वो तो उसे खड़े खड़े घर से निकाल ही देंगे। फातिमा उससे कहने लगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मालकिन मुझे जान से मार देगी। तब आसिम ने कहा, उन्हें तो वो खुद देख लेगा, लेकिन अगर तुमने ये निकाह नहीं किया तो वो उसे तब भी मार ही डालेंगे, इसलिए बेहतरी इसीलिए में है तुम मुझसे निकाह कर लो। लेकिन फातिमा उसकी बात नहीं मान रही थी। मजबूरन आसिम को उसकी माँ बाप की कसम देनी पड़ी थी। अपने माँ बाप के नाम पे वो बिल्कुल चुप हो गई और आसिम की तरफ देखने लगी। आसिम कहने लगा, माँ, मैं तुम्हारे मॉम डैड को अच्छे से जानता हूँ, तो क्या आप अपने माँ बाप आसिम उसे कहने लगा, मैं तुम्हारे माँ बाप को अच्छी तरह से जानता हूँ, तो मैं तुम्हें उनका वास्ता देता हूँ, तो क्या तुम उनकी बात नहीं मानोगी? कुछ सोचकर फातिमा ने निकाह के लिए हामी भर ली थी।
यूँ इस स्टोर रूम में फ़ातिमा ने अपने सारे जुमला हकूक़ आसिम के नाम कर दिए थे। इसके साथ ही आसिम ने फ़ातिमा से कुछ और पेपर भी साइन करवाया था, जिससे पूछने पर उसने कहा कि वक्त आने पर उसे सब इल्म हो जाएगा, बस वो थोड़ा सा सब्र करे। फ़ातिमा के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि आसिम उसे अभी कुछ नहीं बताएगा। इसी कश में 3 दिन गुजर गए थे। वो आसिम को खाना देने के बाद अपने कमरे में गई थी। अभी उससे लेटे कुछ ही देर गुजरी थी कि तभी आसिम उसके कमरे में आ गया। अपने कमरे में आसिम को देखकर फ़ातिमा को बहुत हैरत हुई थी। वो उसे अपने कमरे से जाने का कहने लगी, लेकिन आसिम ने उसकी एक ना सुनी और ज़बरदस्ती उसके साथ लेट गया। रात का आखिरी पहर शुरू हुआ तो आसिम उसके पास से उठा और उससे कहा कि आप गहरी नींद में होने का नाटक करें, कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी आवाज़ ना आए आंखें ना खोलना, बस सिर्फ मुझ पर भरोसा रखना है। उससे पहले कि फ़ातिमा कुछ पूछती, दरवाज़े पर किसी का एहसास हुआ था। फ़ातिमा ने अपनी आंखें बंद की और सोने का नाटक करने लगी। कमरे का दरवाज़ा खुला। फ़ाखरा बेगम, एजाज़ और रशीद साहब कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में कुछ पेपर थे। उन्होंने बेड पर बैठकर फ़ातिमा के लेटे हुए का हाथ पकड़कर पेन पर लगाया और उन कागज़ात पर अंगूठा लगाते चली जा रही थी। उसके बाद जब सब पेपर पर अंगूठा लगवाने के बाद फ़ाखरा बेगम ने कहा कि इस लड़की को ख़त्म कर दो, इससे जान छूट जाए। तुम्हें पता है 16 साल से मैं इस हवेली पर राज कर रही हूँ, लेकिन कभी इतना सुकून नहीं आया जितना अभी महसूस हो रहा है। फाइनली सब कुछ मेरे नाम हो चुका है, इसे ख़त्म कर दो। और हाँ, सुबह सबको कह देना है कि इसकी मौत आसिम के हाथों हुई है। वैसे मेरा बेटा होकर कैसे उसका हमदर्द बन रहा था, ज़्यादा पढ़ निकाले तो उसे भी पागल खाने भिजवा देना। उसके साथ उन तीनों ने कहका लगाया था। एजाज़ आगे बढ़ा और तकिया उठाकर फ़ातिमा के मुंह पर रख दिया था। फ़ातिमा अपने बचाव के लिए हाथ पैर चलाने लगी थी। इससे पहले कि फ़ातिमा की सांसें उसका साथ छोड़ती, पर्दे के पीछे छुपा आसिम बाहर निकला था। उसने खींचकर एजाज़ को पीछे फेंका था और उससे बहुत मारने लगा। बाकी सबके तो हैरत से मुंह खुल गए थे। सबसे ज़्यादा हैरान तो फ़ाखरा बेगम थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका अपना बेटा उन्हें ही डबल क्रॉस कर चुका है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। वो फ़ातिमा से सब कुछ अपने नाम करवा चुकी थी। तभी ललकार कर आसिम को कहने लगी, अब कोई फ़ायदा नहीं है आसिम, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो चुकी है, अब तुम भी ये सब करना बंद कर दो। उनकी बात सुनता आसिम एजाज़ को छोड़कर उनके पास आया और कहने लगा, ये आपकी खुशफहमी है, चले मैं आपकी ये खुशफहमी दूर कर देता हूँ, ये देखिए। ये कह के साथ ही आसिम ने अपनी जेब से 2 कागज़ात निकाले और उनकी तरफ बढ़ाए थे, जिनमें से एक फ़ातिमा और उसका निकाहनामा था और दूसरा प्रॉपर्टी ओनर के पेपर्स थे, जिन पर साफ साफ लिखा था कि फ़ातिमा अपनी मर्ज़ी से अपनी जायदाद की तमाम अखरात आसिम को सौंप रही है और अब से इस जायदाद के ताल्लुक़ कोई भी फ़ैसला होगा और वो आसिम ही करेगा। उन दोनों कागज़ात को देखकर फ़ाखरा बेगम की तो हवाइयाँ ही उड़ गई। ये सब क्या है? वो गुस्से भरी आवाज़ में बोली। तब आसिम ने उन्हें कहा, ये वही खेल है जो आप फ़ातिमा के साथ खेलना चाह रही थी, मगर अफसोस कि आपके अपने साथ हो गया। बाकी बातें सुबह होंगी, अभी मुझे और मेरी बीवी को अकेला छोड़ दिया जाए। उम्मीद है आपको सुबह तक अकल आ जाएगी। आसिम की बातें फ़ातिमा के सर से गुजर रही थी। कौन सी जायदाद, कौन से पेपर, ये सब आखिर क्या हो रहा है? आसिम के सख्त लहजे को देखकर वो तीनों वहाँ से चले गए। तभी आसिम फ़ातिमा के पास आया और एक गहरा सांस लिया और सारे कागज़ात उसके हाथ में थमाकर बोला, इस सब के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। फ़ातिमा ने गुस्से से सारे कागज़ात एक तरफ फेंक दी और आसिम से कहने लगी, ये सब क्या है? आपको मुझे अभी और इसी वक्त सब कुछ बताना होगा, वरना मैं आपकी माँ के पास चली जाऊँगी। तभी आसिम ने गहरा सांस लिया था और ख़ुद को तैयार किया था कि वो फ़ातिमा को सारी सच्चाई बता सके। यूँ फ़ातिमा ने उसके मुंह से सारी सच्चाई सुनी, वैसे वैसे उसकी सिसकियाँ बुलंद होती गई और आखिरकार वो फूट फूट कर रोने लगी। फ़ातिमा गरीब नहीं बल्कि खाते पीते घराने की बेटी थी। उसके माँ बाप दोनों कामयाब बिजनेसमैन थे और दोनों एक साथ काम करते थे। शादी के 3 साल बाद उनके यहाँ फ़ातिमा की पैदाइश हुई थी। फ़ातिमा के 2 साल होने तक उसकी मॉम ने बिज़नेस से ब्रेक ले लिया था। फ़ातिमा 2 साल की हो गई तो उन्होंने उसका बर्थडे धूमधाम बनाने का सोचा था। दोनों मियाँ बीवी फ़ातिमा के लिए पार्टी का इंतज़ाम करने चले गए।
फ़ातिमा रज़िया बुआ के पास थी। रज़िया बुआ, जिन्हें फ़ातिमा अपनी दादी समझती रही, वो उसकी दादी नहीं बल्कि उसके घर की पुरानी मुलाज़िमा थी। उनके आगे पीछे कोई भी नहीं था। फ़ाखरा और रशीद भी इस घर के मुलाजिम ही थे, मगर इंतहा के लालची थे। उनके बेटे आसिम को फ़ातिमा के डैड ने ही अपनी मौत के चंद दिन पहले अपने जानने वालों के यहाँ भेजा था ताकि वो अपनी ज़िंदगी संवार सके। फ़ातिमा की सालगिरह वाले दिन ही उसके माँ बाप का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और फ़ातिमा बिल्कुल अकेली रह गई थी। सदा के लालची फ़ाखरा ने इस बात का खूब फ़ायदा उठाया था और सारी दौलत जायदाद पर कब्ज़ा करके फ़ातिमा को उसकी अपनी ही हवेली में मुलाज़मा बना दिया था। वो तो उसी वक्त फ़ातिमा को मार कर किस्सा ख़त्म कर देना चाहती थी, मगर सारी जायदाद फ़ातिमा के नाम थी। अगर फ़ातिमा को कुछ हो जाता तो सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जानी थी। मजबूरन फ़ाखरा को फ़ातिमा को ज़िंदा रखना पड़ा। आज फ़ातिमा 18 साल की हो गई थी, तब भी वो फ़ातिमा का सब कुछ अपने नाम करवा कर कत्ल करना चाहती थी, मगर आसिम ने ऐन मौके पर उनका सारा खेल बिगाड़ दिया था। जिस दिन आसिम आया उस दिन एजाज़ उसे एयरपोर्ट में पिक करने गया था। आसिम ने गाड़ी में ही हवेली वालों को पूछा तो एजाज़ ने अपने जैसा समझकर उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर आसिम को फ़ातिमा और उसकी फैमिली के बारे में बहुत दुख हुआ था और उसे अपनी फैमिली पर बहुत गुस्सा आया। तभी वो भड़क उठा और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने नाटक किया पागल होने का। आसिम ने शुरू से लेकर एंड तक उसे सारी बात बता दी थी। फ़ातिमा उसकी शुक्रगुजार थी, लेकिन उसे अपने घर वालों की चालों पर हैरान भी थी कि लोग कैसे कैसे रंग बदलते हैं। आसिम उसे कहने लगा कि मैं सुबह ही अपने वालिदैन को यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। आप उन्हें जो सज़ा देना चाहें मुझे मंजूर है, और इस रिश्ते से आज़ादी चाहती हैं तो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपको नहीं रोकूँगा। आसिम उसके कमरे से निकल गया था। फ़ातिमा वहीं बैठी अपनी ज़िंदगी पर गौर करती रही। सुबह सभी फ़ाखरा समेत शर्मिंदा खड़े थे। न जाने फ़ातिमा में इतना ज़र कहाँ से आया, उसने सबको माफ़ कर दिया था। इतनी बड़ी जायदाद देखी तो वो अंधे हो गए थे और अपनी औकात भूल गए थे। आसिम उन्हें माफ़ नहीं कर पाया था। वो एक सादा से घर पे बने लेकर आया जो ना ज़्यादा बड़ा था और ना ज़्यादा छोटा था। फिर उसे आसिम ने अपनी मेहनत से बनाया था। फ़ातिमा ने आसिम को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया था। उसी का एहसान था जो वो आज तक ज़िंदा थी, और आसिम को ठुकराकर वो एहसान फरामोश बनना नहीं चाहती थी। तो यूँ आसिम और फ़ातिमा दोनों हंसी खुशी रहने लगे। और अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी है।